हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से क्लास को आपने ज्वाइन किया होगा साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों जो हमारी क्लास शुरू होगी वो शुरू होगी प्रश्नावली 1.2 से, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्नावली थी वो हमने आपको समाप्त कर दी थी। उसके उदाहरण जो हमारे आए थे परिमित, आपके अपरिमित के, रिक्त समुच्चय के, समान समुच्चय के, सब कुछ बच्चों हमारे उदाहरण तक खत्म हो गए थे। तो आज बात होगी प्रश्नावली बच्चों 1.2 से, मतलब 1.2, जैसा आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बच्चों प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला सवाल हम आपको दिखाते हैं, क्या दे रखा है वो देखिए। तो आप देखेंगे बच्चों सबसे पहला जो हमारा सवाल है, पहले उसको आपको पढ़ के बताएंगे और क्या क्या पूछ रहा है उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। मतलब हमें बच्चों उदाहरण दे रखे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। इसमें बताना है बच्चों, में बताना है कि यहाँ इसमें रिक्त समुच्चय कौन कौन से होंगे। ठीक, आपको बच्चों मैंने रिक्त समुच्चय के बारे में जानकारी दी थी। क्या होता था? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो बच्चों, ये तो आपको बताया था मैंने। ये देखो साथ साथ यहाँ पे देखो, ये देखिए आप, ये कुछ ऐसा था। रिक्त समुच्चय हमारा क्या होता था, देखो आपको करा रखा है, पर मैंने आपको ये चीज़ कही है कि जब हमारी नई क्लास शुरू होगी और कोई पीछे से कनेक्शन जोड़ेगा तो उसको एक बार हल्का सा और बताएंगे कि आप तुरंत उसको नई क्लास में सवाल के साथ जोड़ लो। तो बच्चों ये कुछ ऐसा नहीं होता था। देखिए रिक्त समुच्चय जैसा आपको पता है उसको किस से दिखाते थे, फाई से, ये भी आपको हमने बताया था। और बच्चों एक तरीका और भी आया था, कुछ ऐसा नहीं था, और मैंने कहा था ये इसका यूज़ ज़्यादा होता है फाई वाले का दिखाने में। चलो इतनी बात हो गई। रिक्त समुच्चय होता क्या था, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, पूरा खाली समुच्चय, उसको क्या कहते थे, रिक्त समुच्चय। चलो उतना भी ठीक। अब यहाँ पर उसकी पहचान कैसे होती थी बच्चों, उसके भी आपको मैंने सवाल कराए थे। मतलब रिक्त समुच्चय में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दे देगा कि जो आपका संभव ही नहीं है भैया, कि ऐसा संभव ही नहीं है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो किसका होता है, उदाहरण आपका रिक्त समुच्चय का, जो आपको मैंने सवाल कराए थे। उसी प्रकार का सवाल आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं डालूँगा, आपको बताया यहाँ हल डालेंगे हम, ठीक है। और इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट, उसको देखते हैं पहले, उसकी जांच करते हैं कि भैया फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या कह रहा। फर्स्ट पार्ट बच्चों ये है 2 से भाज्य, मतलब 2 से भाज्य का मतलब 2 से विभाजित होनी चाहिए पूरी। क्या होनी चाहिए, 2 से विभाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या बताओ कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो इसकी बच्चों जांच आपको खुद करनी पड़ेगी, जैसे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कैसे। तो बच्चों जैसे पहला केस है, तो पहले केस में क्या है कि समुच्चय जो है उसमें 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या वो है। देखो अब आप जरा बच्चों इस पर फोकस करना, जरा इस बिंदु पर हम एक समुच्चय मान रहे हैं। साथ साथ देखो बच्चों ये क्या, एक हम समुच्चय मानेंगे विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं समुच्चय मानने वाला हूँ जिसमें विषम प्रकृत संख्याएं होंगी। तो बच्चों वो कुछ ऐसा नहीं होगा 1 3 5 7 और आपको पता है वही डैश। ये तो नहीं कह रहा कि भैया विषम प्राकृत संख्याएं 100 से नीचे मानो, कुछ नहीं कह रहा। तो डैश में लगाओ, जो है ऐसा आपको मैंने बताया था। हर पॉइंट टू पॉइंट आपको बात नोट करनी होगी, जो हम साथ साथ कहते रहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात किसकी हो गई बच्चों, विषम प्रकृत संख्याओं के समुच्चय की। मैंने आपको बता दिया कि भैया मान लो कि ये इतना है, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। अब कह रहा 2 से भाज्य, कह रहा जो ये समुच्चय आएगा हमारा आपका विषम प्रकृत संख्याओं का, उसका जो अवयव है वो 2 से भाज्य होना चाहिए।
तो भैया ऐसा संभव है बच्चों कि 2 1 को विभाजित कर दे, देखिए 2 3 को कर दे, 2 5 को कर दे, 2 7 को, और यहाँ विभाजित का मतलब पूरा पूरा है। ये नहीं आप सोचो अरे यार 2 से मैं 5 में भाग दे तो रहा हूँ, हो तो रहा है विभाजित, नहीं, पूरा पूरा। यह बात होती है पूरे पूरे की, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, पूरा भैया। जैसे कहते हैं कि 2 से हमें 4 में भाग करना है, तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा, रिमाइंडर ना बचे। यहाँ क्या होगा भैया, 2 से 1 में देंगे, कहाँ होगा, 2 से 3 में दे दो, ये लो 2 से 3 में दे देंगे, आगे रिमाइंडर, हो गया गलत। तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि भैया एक ऐसा समुच्चय हो जो विषम प्रकृत संख्याओं का हो और जो आपका 2 से भाज्य हो, क्योंकि वो आपका समुच्चय चलो हो जाएगा, पर उसका अवयव 2 से भाज्य नहीं होगा, जो संभव ही नहीं है भैया, ऐसा कुछ संभव नहीं है, तो समुच्चय रिक्त होता है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों, आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, बस आपको इस प्रकार जांच करनी है, और जांच करने के बाद जो आएगा आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय है। आओ सेकंड वाले पर, सेकंड को भी देखते हैं, सेकंड क्या है उसकी भी जांच करेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मतलब अब एक हमें समुच्चय लेना है, ठीक, वो समुच्चय बच्चों किसका होना चाहिए, आपका सम अभाज्य संख्याओं का। तो आपको बच्चों मैंने देखो ये मैं फिर वही बात, देखो ये सारी चीजें पीछे से अब कनेक्ट होती जाएंगी। हम आज की क्लास आपको करवा रहे हैं, तो अब जो मैं बोलूँगा वो चीज़ पीछे से भी कनेक्ट होगी। इसका मतलब क्लास बाय क्लास आपको अगर चलते जाएंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। वरना ये भी तो होगा, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोलूँगा मैंने तीसरी क्लास में ये आपको बताया था, आप बोलोगे तीसरी क्लास में मैंने देखी ही नहीं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको देखोगे समझोगे तो अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं। क्या होती हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं आपकी? 2, 3, 5, 7, मतलब ऐसी संख्याएं जो आपकी क्या होगी, अपने आप से विभाजित होती हैं पूरी पूरी। 2, 2 से हो जाएगा, 3, 3 से हो जाएगा, 5, 5 से हो जाएगा, 7, 7 से, 8 होगी अभाज्य संख्या। देखो वो भी बताता हूँ आपको मैं, 8 होगी नहीं होगी। मैंने बच्चों 8 मान लिया, 8, चलो 8 8 से हो रहा है, पर 8 2 भी से तो हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। देखो 8/2 4 या 8/4 बराबर 2, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या का मतलब जो अपने आप से हो, बस विभाजित पूरी पूरी। तो अब ये कह रहा है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अभाज्य संख्याएं तो आएंगी पर सम आएंगी, सम नंबर आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, देखो अभाज्य संख्याएं जैसे मैंने आपको कहा भी और पिछली क्लास में भी क्या होती है, यहाँ देखो अभाज्य संख्याएं, देखो पहले आप ये देखो अभाज्य संख्याओं की बात आ रही है, तो भैया क्या है 2, 3, 5, 7 चलता जाएगा, ठीक चलता जाएगा। अब इसमें बच्चों क्या हमारी सम संख्या नहीं आ रही, अभाज्य संख्या में आ रही है 2। तो यहां पर बात ठीक है कि हाँ भाई अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में सम संख्या आ सकती है। जो बात कह रहा है कि भैया सम होनी चाहिए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब ये जैसे नंबर है इसमें हमारा सम संख्या आनी चाहिए भैया, सम नंबर, और वो क्या होनी चाहिए अभाज्य। देखिए जहाँ मेरा पेन है 2, तो 2 हमारा क्या है बच्चों अभाज्य संख्या है और सम है, और किसके अंदर आ रही है अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में। तो ये बात ठीक है कि हाँ ये हो सकता है, तो हो सकता है तो हम क्या बोल लेंगे इसको। और हाँ आपको देखो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय के बारे में कह रहा था, उसमें क्या हुआ अभाज्य संख्याएं आपको मैंने बता दी ये होंगी, इसमें सम वाला कौन सा आ रहा है 2। तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि भैया इस स्थिति के अनुसार जो समुच्चय आएगा उसमें अवयव कौन सा होगा आपका 2,
क्योंकि अगर मैं बच्चों 4 लेता हूँ तो 4 कहाँ है, अभाज्य है, क्योंकि 4 में तो 4 का भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, तो वो अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में जो सम संख्या है वो आपकी 2 है, तो उसको आप यहाँ लिख दो। अब आप यहाँ बच्चों मुझे देख के बताओ, क्या ये समुच्चय खाली है, रिक्त है? नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय में आपका अवयव जो आ रहा है वो है 2, और जब अवयव आ गया तो इसका मतलब आपका जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमा लगा के, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं की बात थी, उसमें अभाज्य संख्याएं हमको पता है भैया ये होती हैं, और 2 ले लिया, क्योंकि सम की बात है 2 ले लिया। जैसे ही 2 लोगे वो खाली नहीं होगा समुच्चय, खाली नहीं है तो आपका रिक्त समुच्चय भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख के बता दिया कि ये नहीं होगा। और देखते हैं तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा देखो, x, कोई दिक्कत नहीं, सच दैट x एक प्रकृत संख्या है। x क्या है, प्रकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। x लेस ऑफ 5, मतलब x जो आपकी प्राकृत संख्या तो है पर कोई दिक्कत नहीं। x लेस ऑफ 5 मतलब x 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से, वही दिक्कत आ गई जो आ चुकी है कि भैया ऐसा संभव है कि कोई नंबर ऐसा हो हमारा कि किसी नंबर से बड़ा हो और वही नंबर किसी दूसरे से छोटा हो जाए, जो आपको मैंने उदाहरण भी दिया था। यहाँ देखो, फिर आपको मैं देता हूँ उदाहरण, ये देखो, x छोटा किससे है बच्चों, 5 से। चलो x क्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या, छोटा है 5 से, मैंने मान लिया भैया x को 4, ये लो x को 4 मान लिया। ठीक, अब इसके अनुसार x छोटा होना चाहिए 5 से, तो हमको पता है भैया x छोटा होता है 5 से, तो ये भी हो गया, ठीक बात है। अब कह रहे साथ ही साथ वही नंबर बड़ा हो 7 से, यहाँ देखो x बड़ा है 7 से, भैया कैसे हो जाएगा, जब मैंने x को 4 मान लिया है जो छोटा है 5 से, तो वही 4 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, मतलब कुछ ऐसा बात आ गई है जो संभव ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो 4 जो है, देखो ये ऐसा कर दो भैया, ये भी कर सकते हो कि भैया 4 7 से बड़ा नहीं है, नहीं है तो लाइन लगा दे करो, ये एक आसान तरीका होता है, जो चीज़ है तो है, नहीं है तो सीधा लाइन खींच दो कि भैया नहीं है, तो 4 बड़ा नहीं है 7 से, और जबकि यहाँ पर होना चाहिए, तो कुछ ऐसा आ गया है यहाँ पर स्टेटमेंट या कथन, इसको परिभाषित करने में तो संभव ही नहीं है भैया, संभव नहीं है, तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। चौथा वाला बच्चों वो भी करते हैं, देखिए क्या है इसमें, y, कोई दिक्कत नहीं, सच दैट का मतलब ऐसा है जो आपको बताया था, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब y दे रखा है और y को कह रहा है इस प्रकार परिभाषित कर रखा है कि बच्चों वो 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बच्चों उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये आपने हो सकता है 10th क्लास में कहीं ना कहीं आ गया हो सकता है। उभयनिष्ठ का बच्चों मतलब होता है कि जो दोनों में हो। जैसे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखिए आप, जैसा मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऐसा बिंदु जो दोनों में हो तो उभयनिष्ठ है। देखो पहले आप देखो कि उभयनिष्ठ में किसको कह रहा हूँ, मान लो एक लाइन ये गई भैया, एक लाइन ये गई, मान लो थोड़ा जांचने के लिए, एक लाइन ये गई बच्चों, एक लाइन नीचे की तरफ चली गई, ये आपको होता है वाई एक्स होता है, ये होता है एक्स एक्स। अभी कोई ऐसी बात नहीं आ रही, जब आएगी तो और करेंगे डिटेल इसकी। ये हो गया बच्चों वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ठीक। तो बात किसकी आ रही है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ का तो मतलब ये हुआ कि जो दोनों में आएगा भैया।
तो अगर मैं दोनों की बात कहूँ तो आप देखिए जहाँ मैंने डार्क कर दिया बच्चों, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। तो इसके हिसाब से P हमारा क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो क्या दिक्कत आ रही, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ बिंदु। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसा बिंदु जो दोनों में हो, दोनों लाइन में हो या जहाँ पर स्थित हो, जो आपके दो कर्व हैं, दो आपके वक्र दे रखे हैं, जो हिंदी में बोलते हैं इसको कर्व को वक्र बोलते हैं, दोनों पर आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ बात हो रही है इस बात की, जहाँ से बात शुरू हुई थी, किससे, उभयनिष्ठ बिंदु से। ये कह रहा कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब वो देखेंगे कि जो ये बात कह रहा है वो संभव है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो बस आपको समझना तो है कि आखिरकार क्या बात हो रही है। y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, दो समांतर रेखाएं भैया ये तो आपको पता ही होंगी, ऐसे तो होती हैं। देखो मैंने थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको ऐसा कर दिया, कुछ जांचने के लिए। अच्छे का मतलब आप सोचेंगे यार ये लाइन भी है ये भी है, तो दो समांतर रेखाएं मैंने जांचने के लिए कौन कौन सी मान ली, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है वहाँ देखना आप, एक वाइट वाली एक ऑरेंज वाली, दो मान ली कि दोनों समांतर रेखाएं, ठीक। तो क्या कोई ऐसा बिंदु आ सकता है जो दोनों पर स्थित हो या दोनों के साथ आ रहा हो या दोनों का उभयनिष्ठ हो, जैसा यहाँ पर था कि भैया ये बिंदु इस लाइन पर भी आ रहा है इस पर भी आ रहा है, तो आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। दो लाइन है समांतर, एक एरी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या कोई बिंदु ऐसा आ सकता है। ये देखो मान लो भैया कि एक बिंदु बच्चों ये है, मान लो अगर एक बिंदु मैंने कहाँ मान लिया, इस रेखा पर, ये रेखा किसके समांतर है, इस वाले के, और वो कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के लिए कोई बिंदु उभयनिष्ठ होगा या है कोई y ऐसा। अगर मैं इसको y कहता हूँ भैया ये y है, तो उभयनिष्ठ के अनुसार क्या होना चाहिए, उसी बिंदु को यहाँ पर भी होना चाहिए। कहाँ पर, इस वाली रेखा पर। उभयनिष्ठ आपको क्या बताया, ये तो बताया कि भैया जो दोनों में स्थित हो, चाहे दो लाइन हो दो कर्व हो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, अगर y को हम यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ लेंगे तो यहाँ नहीं होगा, तो मतलब जो बात कह रहा है वो संभव ही नहीं है। संभव नहीं है तो रिक्त समुच्चय है, बस ये आपका खत्म। तो आपको बच्चों जो जांच की बात होती है ना, जांच तो आपको तभी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे आपके लिए भैया कि काम आसानी से हम कर सकें। रिक्त समुच्चय है, ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों, रिक्त समुच्चय होगा। ये आपके आंसर आ गए हैं, पूरी डिटेल आपको मैंने करके यहाँ बताती है कि भैया ऐसी क्या क्या खास बात है कि किस वजह से रिक्त समुच्चय होगा क्यों नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर आपका 2। पहले आपको होता है सवाल आपको पढ़ के बताएंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें हमें दे रखे हैं और हम क्या निकालेंगे। आओ बच्चों दूसरा सवाल दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 हमें समुच्चय दे रखे हैं, उसमें क्या कह रहा है, क्या हमें जांच करनी है। ये देखो बच्चों, ये परिमित और अपरिमित, कि भैया ये जो समुच्चय दे रखे हैं इसमें हमारे कौन से परिमित होंगे और कौन से आपके अपरिमित होंगे वो बताना है। अब आप बच्चों परिमित और अपरिमित कैसे बताओगे, आपको मैंने कैसे बताया था इससे पिछली क्लास में जब सवाल को मैंने करके बताया था। जहाँ पर अब वही बात, अब पिछली क्लास को आप हो सकता ना देख पाए हो तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ से जोड़ूंगा। देखो ये यहाँ पर पहले वो लिख दें हल, इसका हल में हम करेंगे यहाँ पर, देखो फर्स्ट पार्ट बच्चों यहाँ तुम्हें जांच करनी है ना, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, ये आपका 4 यहाँ डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं बच्चों 5th, ठीक है।
वो सब में जांच करते रहेंगे, और जांच कर जैसी हमारी जांच पूरी होगी कि भैया परिमित है या अपरिमित, उसको यहाँ लिखते जाओ। ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर क्या जांच वही तो कर पाएगा जिसको पता हो। मान लो किसी को पता ही नहीं है भैया कि परिमित क्या हुआ, तो क्या सोचेगा, अरे यार क्या है ये, वही दिक्कत। अब आपको पता है भैया रिक्त क्या है, परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, समान क्या है, सब कुछ पता है। आप जांच करो, देखते रहो, हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो पहले आपको मैं क्या बताऊंगा, परिमित, फिर उसके बाद अपरिमित। देखो कुछ ऐसा तो था, ये बच्चों आपका था परिमित। ठीक है, अब पहले इसकी बात करते हैं परिमित क्या होता था। परिमित बच्चों समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जहाँ पर अवयव आपके निश्चित होंगे कि हाँ भैया ये यहाँ तक जा रहे हैं। अगर मैं बात बोलता हूँ बच्चों प्रकृत संख्याओं की जो 10 से कम है, पता है 10 से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया आपका परिमित। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भैया प्रकृत संख्याएं हैं, कुछ नहीं पता कहाँ तक, वो हो गया अपरिमित, मतलब जिसके बारे में निश्चित नहीं है। देखो इसका आपको दे रहा हूँ उदाहरण, 1 2 3 या 4 ले लो और हसरत, ये आपका क्या हो गया बच्चों, परिमित। क्योंकि यहाँ पर नंबर जो आ रहे हैं, अवयव आ रहे हैं, वो 4 तक रुक गए हैं कि हाँ भाई हम 4 तक कह सकते हैं कि 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा, परिमित। अगर उसको पार कर जाए, देखो ऐसे, ये क्या हो गया हमारा अपरिमित, जैसा आप ये कह सकते हो अपरिमित। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डैश, भाई हमको पता ही नहीं है कहाँ तक लेना है, तो जब पता ना हो डैश आ जाए आपका, तो आपका अपरिमित। निश्चित है तो परिमित, ये आपको बताया था मैंने, और वो चीज़ आपको मैंने फिर बता दी, एक हल्का सा हिंट। अब उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, देखो साथ साथ जो कराया था उसको हल्का सा हिंट देने का फ़ायदा ही होता है हमारा कि अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो तुरंत भैया आपको बताया ये चीज़ होती थी जो बताई गई थी, उसको यहाँ से जोड़ दो, सवाल ख़त्म। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट पर, जो आपको मैंने यहाँ लिखाया। पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है क्या। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ कि भैया क्या है ये, परिमित है या अपरिमित है, क्या होगा। देखो अगर बच्चों मैं मानता हूं, माना ए है, देखो मैं ए मान लूं, मैंने मान लिया कि भैया जो समुच्चय की बात कह रहा है कि जो समुच्चय हमारा किसका है, वर्ष के महीनों का, मैंने ए मान लिया कि भैया वो ए है समुच्चय। यहाँ पर अवयव क्या आएंगे, वर्ष के महीने। ये देखो अब आपको थोड़ा देखो हल्का फुल्का ऐसा लिख दो भैया, जनवरी, एक और लिख दो फरवरी। ठीक है, ये तो होना है फरवरी, और डैश करके हमको पता है कहाँ तक जाएगा, वर्ष का अंत कहाँ होता है, दिसंबर। तो ये आपका क्या हो गया, जैसे दिसंबर। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये चीज़ निश्चित नहीं है कि भैया वर्ष है तो उसमें 12 महीने होंगे। शुरुआत जैसा हम आपको पता नॉर्मली किससे करते हैं, जनवरी से, कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर, 12 महीने। निश्चित है, निश्चित का मतलब परिमित हो गया आपका। तो थोड़ा सा आप क्या करना, देखो जैसे कि ये था वर्ष के महीनों का समुच्चय, ए मान के यहाँ पर लिख के बता दिया, और हमको पता है कि भैया ये कैसा आ रहा है, निश्चित। तो निश्चित का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये परिमित। बस ये आगे बढ़ो, चलो आगे देखते हैं क्या है आपका, ये क्या आ गया बच्चों, परिमित। देखें नेक्स्ट वाला क्या है, दूसरा क्या है बच्चों, 1 2 3 तक देखा, आगे क्या, डैश डैश डैश, वही बात अपरिमित की। देखो जो मैंने लिखा है वो आपको यहाँ मिल गई। शुरुआत तो किससे हो रही है, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये तो कंफर्म है कि भैया ये संख्याएं प्रकृत संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हो रहा है, वो रुक नहीं रही हैं, चलती जा रही हैं। तो चलती जाने का मतलब क्या बताया आपको मैंने, क्या होता है वो अपरिमित। जो रुक जाए, जो निश्चित हो, परिमित। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ से अपरिमित। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा अपरिमित बच्चों। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, बस इतना लिख दो। और बच्चों ऊपर वाले मैंने क्यों करके बताया आपको, क्योंकि ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये यहाँ तक जाएगा, उसको लिख दो। और बाकी ये जो दे रखा है चलता जा रहा है तो ऐसे ही आ जाएगा। अब और तीसरे वाले पर, तीसरा क्या है वो भी देखो।
1 2 3 डैश डैश डैश। बच्चों बीच में डैश आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर डैश चलता जा रहा है बाद में तो अपरिमित होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख के बताया आपको, जनवरी फरवरी डैश 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 आने तो पर ख़त्म कहाँ हो गया हो, दिसंबर पर, तो भी क्या होगा, परिमित। यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 डैश 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 99 100 पर रुक गया, निश्चित नंबर उसका 100 है कि भाई 100 तक ही जा रहा है, तो क्या होगा आपका, परिमित। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, यहाँ से परिमित। ठीक है, आगे आते हैं। चौथा पार्ट क्या है बच्चों, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। जो 100 से क्या हो, बड़े हों। 100 से बड़ा क्या होगा धन पूर्णांक, 101 102 103 104 1001 1,01,000, सब 100 से बड़े नहीं है। अब कहाँ लिखा हुआ बच्चों उसमें कि 100 से बड़े धन पूर्णांक हो जो 1,00,000 तक रुक जाए, तो क्या होता है, निश्चित कि हाँ भाई 1,00,000 तक लेना है। कुछ दे नहीं रखा तो अपरिमित। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कैसे, माना b बराबर, आप इसको b मान लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समुच्चय दिखाओ तो 100 से बड़े, तो 100 से बड़े हम लेंगे, आपको पता है शुरुआत किससे हो जाएगी इसकी, 101 102, एक और ले लो जैसे 103 और डैश करके चलता जाएगा, हमें कुछ नहीं पता कहाँ तक लेना है, या कुछ नहीं पता तो अपरिमित। तो आपका ये क्या हो गया यहाँ से, अपरिमित। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट जो आ रहा है 99 से छोटे, मतलब 99 से बच्चों क्या हो, आपके छोटे आए, क्या, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब जो है बच्चों हमें अभाज्य, आप ये कहेंगे अभाज्य संख्या लेनी है या आपका अभाज्य पूर्णांक लेना है, तो 99 से क्या आएंगे, छोटे आएंगे। मतलब ये है कि जो उसकी एक एंडिंग है बच्चों, जो एंडिंग है वो कहाँ पर हो रही है आपकी, 99 पे। मतलब आप जैसे ये कह सकते हैं, देखो अब मान लो बच्चों ये सवाल था, आप देखिए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे सवाल था फर्स्ट वाला पार्ट्स कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, अगर ये सवाल कहता कि दिसंबर से, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अगर सवाल में कहता कि दिसंबर से पहले महीनों का समुच्चय, तो क्या वो परिमित नहीं होता, होता, क्योंकि हमको पता है दिसंबर से पहले नवंबर अक्टूबर सितंबर ये तो आएंगे, कहाँ रुक जाएंगे, जनवरी पर, परिमित। एक ही बात है, वही चीज़ इसने यहाँ घुमा दी कि 99 से छोटे जो क्या आएंगे, अभाज्य पूर्णांक। आप देखिए जैसे मैं यहाँ मानता हूँ 2 3 5 7, मैं कह रहा हूँ बच्चों 11 13 17 चलाते जाऊँ, तो कहाँ तक रुक जाएगा ये, 99 से छोटे जो भी आपके क्या आएंगे, अभाज्य। तो इसका मतलब जो इस समुच्चय में नंबर आएगा वो आपका शुरू तो 2 से हो सकता है, पर छोटा किससे होगा, आपका 99 से। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, परिमित। ये आपका क्या हो गया बच्चों, परिमित। बस तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा सवाल ख़त्म हो जाता है, सवाल नंबर दूसरा ख़त्म हो जाता है बच्चों। इसमें हम एक सवाल आपको और दिखाते हैं कि देखते हैं क्या है वो, सवाल नंबर आपका तीसरा। सवाल नंबर तीसरा, सवाल पढ़ेंगे बच्चों, आपको पता है पहले, फिर आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से क्या दिखाना है जो पूछा गया है। तो बच्चों पहले तो मैं यहाँ पर हल लिख दूंगा, आप सवाल लिखते हैं क्या है। देखो, निम्नलिखित समुच्चयों में से, फिर आगे बच्चों 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन सा अपरिमित, मतलब कौन सा रुक जाएगा किसी निश्चित जगह और कौन सा चलता जा सकता है, जो रुकेगा नहीं, वो आपको हो गया अपरिमित। तो उसकी जांच करनी है, जैसा आपको हमने अभी अभी सवाल ख़त्म कराया। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, यहाँ डाल दूंगा, यहाँ हमारा हो गया सेकंड पार्ट, यहाँ हमारा हो जाएगा थर्ड, यहाँ बच्चों हमारा फोर्थ और यहाँ हमारा फिफ्थ।
बस आपने देखो ये चीज़ देखी, आपको हमने अच्छे से परिभाषा सब बता दी, रिक्त की, परिमित, समान, अपरिमित, सब कुछ कैसे कैसे होता है। अब क्या है, आप चाहे जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो कह रहा है उसको आप अलग से देखो भैया क्या क्या हो सकती है संभावनाएं, कि कहाँ तक रुक रहा है, कहाँ तक नहीं रुक रहा, उसके अनुसार करते जाओ। तो हम और क्या कर रहे हैं बस, पर ये चीज़ वही तो करेगा जिसको अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलो अब आओ आगे। सबसे पहला पॉइंट्स बच्चों उस पर आते हैं, क्या कह रहा, एक्स अक्ष के समांतर, देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब अगर हम एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं लें, उनका समुच्चय बनाएं तो क्या होगा, परिमित या अपरिमित। देखो इसका क्या समाधान है, आपको बच्चों ये तो पता है ना, एक्स अक्ष हमारी ये होगी और ये क्या होती है वाई एक्स, ये तो कॉमन सी बात है ना, ये आपका होता है वाई एक्स और ये क्या होता है आपका एक्स अक्ष, ये तो होता है नॉर्मल एक्स अक्ष वाई एक्स। किसका समुच्चय बनाना है भैया, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का। मान लो ये आपकी एक्स अक्ष है, जो आप देखो देख रहे हो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कह रहा है वो सवाल में, कुछ कह रहा है कि भैया जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं वो आपको समांतर रेखाएं 10 लेनी है, तो मैं 10 तक रुक जाऊंगा। वो तो कह रहा है भैया एक्स अक्ष के समांतर हो, तो ये भी हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी चौथी सभी हो रही हैं, कुछ पता नहीं भैया कितनी, और मैं और ले लूँ तो बच्चों आप देखोगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, और ऊपर जाए वो भी चलते रहेगा, समांतर है भैया। इसका मतलब ये नहीं रुकेगा, समांतर जो एक्स अक्ष की होगा वो आपका चलता जाएगा रेखाओं का, और जब चलता जाएगा तो अपरिमित। तो यहाँ पर क्या है आपका अपरिमित। आओ दूसरा क्या है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। जब आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे अंग्रेजी वर्णमाला के जो थे अक्षर, उन्हीं का दिया था मैंने समुच्चय की परिभाषा में, मुझे इतना याद है, आप देख सकते हैं। तो अब कह रहे उसका समुच्चय बताओ भैया, परिमित होगा या अपरिमित। इसको आप मान के दो, आप वहाँ मान लो ना जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं इसको दिखा सकता हूँ। अब आप देखिए अगर यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो आप ये बनाओगे, अगर बना सकते हो तो बना दो, पर ये कोई ऐसा लॉजिक वाला काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है कि भाई 5 नंबर का सवाल आएगा ना बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल आपको पूछा जाएगा एक या बहुत बहुत थोड़ा घुमा फिरा दिया इसी को यहाँ वहाँ 2 नंबर का। 2 नंबर का कैसे हो सकता है, ये कह दे कि भैया परिमित और अपरिमित समुच्चय की, देखो 2 नंबर का सवाल बता रहा हूँ आपको, ऐसा आ सकता है परिमित और अपरिमित समुच्चयों की परिभाषा लिखिए और 3-4 आपको ये डाल दिए कि भैया 3-4 में बताइए कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित। 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, 2 का 3 का भी बन सकता है इस प्रकार से। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हम ये मान लें, माना बच्चों देखो समुच्चय है तो हम क्या दिखाएंगे इसको, कैपिटल लेटर से। तो बच्चों देखो माना हमने ले लिया यहाँ पर A1 समुच्चय है, किससे दिखाएंगे, कैपिटल लेटर, आगे कैपिटल, इसको मैंने मान लिया कि भैया समुच्चय A1 है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या आना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, मतलब अगर मैं देखो A B C D ये ले रहा हूँ, हमको पता है कहाँ तक जाएगा बच्चों, Z तक रुक जाएगा। रुकने का मतलब निश्चित और निश्चित का मतलब परिमित। तो आप दिखा दो कि भैया समुच्चय मैंने A1 मान लिया जो अंग्रेजी वर्णमाला के। देखो अंग्रेजी वर्णमाला 2 टाइप की होती है, छोटी और बड़ी। आप यहाँ देखो छोटा भी कर सकते हो या बड़ा भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कह थोड़ी रहा कि भैया वो छोटे के लिए बनाओ या बड़े के लिए, वो तो कह रहा बस। इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि स्मॉल लेटर लेके दिखा दो या कैपिटल वाले। तो ये क्या आ जाएगा आपका परिमित। आओ बच्चों नेक्स्ट क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय है जो 5 के गुणज है। आप देखिए बच्चों हमें वो संख्याएं लेनी है जो 5 का गुणज है। अब देखो जरा इसका मैं आपको बताता हूँ। 5 के गुणज का मतलब ये है कि वो संख्याएं जिनके गुणा में 5 आएगा। देखो बच्चों 5 है,
5 गुणा 1, 5 में 5 आ रहा है। 10 को लिया, 5 गुणा 2 15, 5 गुणा 3, ऐसी अगर मैं 50 करता हूँ, देखो मैं आगे तक पहुँच गया मैं, देखो भी ये आपका कितना आ जाएगा 5 गुणा, जैसे आपका बच्चों कितना है, इसको मैं हटा दूँ ज़रा, ये वो बन गया था 5 गुणा 10, ऐसी 100 आएगा 5 गुणा 20, 500 आएगा 5 गुणा 100। तो नंबर अब जैसे कि आप कह सकते हो कि 10,000 आएगा, तो 5 गुणा 2,000, तो ऐसे तो नंबर बहुत सारे होते जाएंगे। कुछ कह रहा है कहाँ तक ले रहा है, कहाँ तक लेना है, नहीं तो इसका मतलब चलता जाएगा, ये कुछ नहीं पता कहाँ तक लेना है। और जब ऐसा हो तो आपका समुच्चय क्या होता है, अपरिमित। यह आपका क्या हो गया, अपरिमित। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चौथा वाला बच्चों कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब जैसे बच्चों एक लॉजिकल बात देखो, नॉर्मल सी बात आप सोच सकते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। एक आइडिया आप इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि आप यहीं की बात कह सकते हो उत्तराखंड की। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा उस वो बिठा दें भैया, इसकी जांच करें कि भैया कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, क्या है, तो वो तो हो सकता है काम, एक बार के लिए हो सकता है अगर ये किया जा सके तो। उत्तराखंड का हो गया। फिर हम अगर आगे आ जाएं दूसरे राज्य पर, तो वहाँ भी अगर ये चीज़ चलाएं कि भैया जानवरों की वो करो यार, कि एक पूरे सर्वे करो एक प्रकार से कि भैया कितने कितने हैं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंस, ये हो सकता है। और जो चीज़ हो सकती है वो क्या होती है, आपकी परिमित। तो आप इस प्रकार इसको लॉजिक बना सकते हो। जैसे होता है कि जनसंख्या की गणना होती है, तो वो भी तो बच्चों अगर देखा जाए तो वो भी तो गणना है हमारी, कि भैया कितने लोग हैं, क्या क्या हैं। उसी प्रकार इसको भी हम गणना में कर सकते हैं कि हाँ भाई एक निश्चित हमारा बात आ सकती है। निश्चित आएगी तो आपका परिमित हो जाएगा, ठीक है। अब आओ बच्चों उसके आखिरी वाले पर। आखिरी वाला क्या दे रखा है हमें, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब क्या बात आ गई कि भैया वृत्त जो मूल बिंदु से होके जाएंगे वो क्या है, अगर उसका समुच्चय बनाए उन वृत्त को लेके क्या आएगा वो देखो। आप इसको ऐसा देख सकते हो, ये देखिए, देखो इसको मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ पर इधर आपको बताए बच्चों ये कुछ ऐसा तो होगा, कुछ जैसे कि हम लेते हैं ये इस प्रकार से, ये आपका हो गया वाई एक्स, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, और ये आपका हो गया मूल बिंदु। ये तो हुआ मूल बिंदु। अब ये कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा भैया, परिमित या अपरिमित। एक एग्जाम्पल, मूल बिंदु से जा रहा है बच्चों, मैंने ये मान लिया भैया उससे होके जा रहा है मूल बिंदु से, वृत्त है, देखो वृत्त तो है। अब मैंने क्या कर दिया, एक ये दिखा दिया भैया ये भी जा रहा है। तीसरा भी बना सकते हैं, और कैसा आ सकता है, देखो एक बड़ा सा आ गया, ये बस बच्चों जांचने का तरीका है, और बड़ा ले लो वो भी जाएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं पता कि भैया कहाँ तक लेना है, कितने व्रत बनाऊं मैं। या तो ये कहता है भैया 2 व्रत बनाओ जो आपके एक्स अक्ष को कट करे और वाई अक्ष को, भैया 2 निश्चित है, परिमित। ये तो कहता है भैया समुच्चय बनाओ जो मूल बिंदु से होके जाएगा। ये तो बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ पता ही नहीं, जिसका कुछ आइडिया नहीं है। जब आइडिया नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, तो अपरिमित। तो बच्चों इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 खत्म होता है, और हमारी क्लास भी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अब कब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल मतलब प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 4, 3 हमने आपको बता दिया है। तब तक ओके, टेक केयर, और अच्छे से आप क्लास को देखिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं। तो आपको जो चीज़ समझ में जैसे नहीं आ रही है, कुछ भी आप कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। साथ साथ देखिए और टच में रहिए। तब तक ओके, टेक केयर।